राधे राधे भाइयों सभी को। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल में। आज हम जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है उसका जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आईआर वाला पोर्शन पढ़ेंगे। और एक मैं चीज़ आपको बता दूं कि इस क्रोनोलॉजी के अंदर से ज़्यादातर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन बात करें कि राजस्थान वाला पोर्शन जो है, अब वो कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, चाहे कांस्टेबल का ले लो या फिर ग्राम सेवक बीडीओ या फिर आरएएस का ले लो। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इससे मिल जाएंगे। अब मैं अप्रोक्स बताता हूँ, जैसे कि पटवार के अंदर 10 प्रश्न आए तो आपको 7 मिल जाएंगे, लेकिन 3 नहीं मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप उन 3 के लिए अलग अलग भटको इधर उधर, या तो वो वैसे ही हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक। अगर नहीं होते हैं तो आपको ऐसा लोड नहीं लेना है, क्योंकि सब लोग यही पढ़ते हैं जो आप पढ़ रहे हो। अब वो एक एक्स्ट्रा कर लेगा तो गलत हो जाएगा, या फिर सही हो जाएगा, उसके बारे में कह नहीं सकते, लेकिन आपकी एक्यूरेसी 70% निकलती है, वो बहुत है। तो आप एक ही मैगजीन को 5 से 6 बार पढ़ लो, सबसे बेस्ट है। इसमें हम 2 मैगजीन एक साथ लेके पढ़ेंगे। एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे, एक मूमल पढ़ेंगे। इन 2 के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। अगर आपके पटवार के अंदर 10 प्रश्न आए तो आपको 8-9 इनसे मिल जाएंगे। अब हम एक एक सेगमेंट के ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे, हम सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि अब जो करंट आता है ना भाई, वो फैक्चुअल आना बंद हो गया है, किसी भी एग्ज़ाम में देख लो। इसलिए हमें क्या करेंगे कि हर चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे, हर चीज़ देखेंगे, और इसके बारे में जो भी रैंकिंग होती हैं। अब रैंकिंग के बारे में ऐसे, जैसे ये पासपोर्ट इंडेक्स है, अब इसमें सबसे ऊपर कौन है, नीचे कौन, सबसे लास्ट में कौन है। जो सबसे ऊपर है उसका कितने देशों के साथ वीज़ा फ्री है, टोटल कितनी रैंकिंग है, कितना स्कोर है, अपने जो भारत के पड़ोसी राज्य देश हैं, कंट्री हैं, उनकी क्या रैंकिंग है, वो साथ के साथ देखते चलेंगे कौन निकालता है इसको। तो पहले ऐसा होता था कि पासपोर्ट कोई भी इंडेक्स पूछा जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स हो, उनकी खाली रैंकिंग पूछी जाती थी भारत के संदर्भ में। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जो करंट है वो बढ़ गया है, बहुत लेंदी हो गया है, तो हम सारी चीज़ें देखेंगे। अब इसी के साथ आज का ये जो है ये स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले लिखा हुआ है इसके अंदर कि ये हाल ही में जो विदेश मंत्री, भारत के जो विदेश मंत्री हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने क्या है, मॉरिशस की यात्रा की है। अब इसमें जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी बता दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा इसको, हद से ज़्यादा बहुत है ना। तो देखते चलते हैं कि जो भारत के जो विदेश मंत्री हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने मॉरिशस की यात्रा की है। अब जो यात्रा के दौरान क्या हुआ था कि जब वो मॉरिशस गए थे तो उन्होंने 3 चीज़ें वहाँ पर जा कर के, 3 चीज़ों को उद्घाटन किया है, 3 चीज़ें जो है उसके खोली। जैसे पहला तो है कि वहाँ पर जो भारत के पहले विदेशी जन औषधि संयंत्र, जो कि औषधि केंद्र था, उसका उद्घाटन उद्घाटन किया था। ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ऐसा पूछ ली जाए आपसे एग्जाम में कि भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो मॉरिशस के अंदर। अब एक चीज़ और याद रखना आप इसके लेकर, है ना, कि उन्होंने, एक तो ये हो गया, दूसरा है कि भारत और मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो 2 बातें हो गई फ्रेंड्स। पहला बात तो ये, भारत के विदेशी एवं जनौषधि केंद्र का उद्घाटन। दूसरा कि भारत और मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है, इसको मैत्री उद्यान नाम दिया गया था। ठीक है। तीसरा है कि हाल अभी जो है कि एक आधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन भी किया गया है वहाँ पर। ठीक है ना। उसके बाद में भारत के जो जयशंकर ने, उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ 12 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। इसको आपको याद इतना ज़्यादा नहीं रखना है। तो आपको ये 3 चीज़ ज़रूर याद रखना। पहली बात तो ये जनौषधि केंद्र, दूसरा है भारत और मॉरिशस के मध्य में जो भारत और मॉरिशस मैत्री उद्यान, उन्होंने जिसका नाम किया है मैत्री उद्यान। तीसरा है आपको कि भारत के जो ये जो आधुनिक चिकित्सा है उसकी सुविधा को लेकर उद्घाटन किया गया है। जो जयशंकर जी वहाँ पर गए थे, और डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी गए थे मॉरिशस, तो वहाँ उन्होंने क्या किया था कि जो डॉक्टर चागोस द्वीप समूह, जो मॉरिशस और ब्रिटेन के मध्य जो विवाद चल रहा है ये, इसमें डॉक्टर जयशंकर ने चागोस द्वीप समूह के मॉरिशस के दावे को लेकर समर्थन किया था। तो इस चीज़ को आगे हम देखेंगे, इसको अभी किसको दे दिया है, मॉरिशस को दे दी गए हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे आगे चल के। आपको तो इतनी ही बातें याद रखनी है। अब देखो, मैंने सारी चीज़ें आपको इसमें से ज़्यादातर पूरी चीज़ें ही बता दी हैं। तो पहले ऐसा नहीं था कि हाल ही में किस विदेश मंत्री ने किस देश की यात्रा की, ऐसा नहीं है। अब तो तुमको ये सारा याद करना पड़ेगा। तो ये सारा आपको वापस मैं बता दूंगा लास्ट में, समराइज करेंगे जब, तो ये चीज़ याद हो गई।
आगे एक पासपोर्ट इंडेक्स है, इसको बोलते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है ना। ये कौन निकालता है? तो हेनले पार्टनर्स निकालता है इसको, है ना, हेनले पार्टनर्स निकालता है। अब इसमें ऐसा है कि भारत की रैंकिंग कौन सी है और जो विश्व में सब रैंकिंग निकाली गई है उसमें से कौन कौन सी है, तो मैं आपको सर वाली जो मैगजीन है उससे समझा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। उसमें ठीक से लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, देखिए ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। मैंने इसमें जो उसमें ऐसा चीज़ें लिखी हुई है वो मैंने इसमें लिख दी कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2024 का, इसको हेनले पार्टनर्स के द्वारा निकाला गया, ब्रिटिश संस्था है एक, ठीक है ना, जारीकर्ता कौन है। इसमें भारत की जो है 82वां स्थान है भारत का, और भारत ने जो है कितने देशों के साथ वीज़ा फ्री कर रखा है, तो 58 देशों के साथ वीज़ा फ्री कर रखा है। एग्जाम में एक प्रश्न ये भी आता है कि पिछले साल की तुलना में अब कितने साल की रैंकिंग में सुधार हुआ है, तो देखो 2023 में जो रैंकिंग थी ना वो 84 थी, अभी जो है 82 है, ठीक है, तो 2 अंकों का सुधार हुआ है, ठीक है ना। 58 देशों के साथ वीज़ा फ्री है। अब इसमें पूछा शीर्ष स्थान किसका है, तो वो है सिंगापुर का, और उसने कितने देशों के साथ वीज़ा फ्री कर रखा है, तो 195। इस चीज़ को देखो, इसको भी याद रखना आप, है ना। कोई भी चीज़ हो देखो, पढ़ रहे हो पूरा पढ़ो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपने सोचते हो कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा और एग्जाम में वहीं से प्रश्न बना देगा फिर, ठीक है। पूरा देखते हैं, आगे देखते हैं। सबसे लास्ट रैंक किसकी है, तो 103 किसकी है, अफगानिस्तान की है, ठीक है ना। तो उसने कितने देशों के साथ कर रखा है ये वीज़ा फ्री, तो 26 देशों के साथ कर रखा है। मैं आपको इसमें नीचे की सारी वो बता दूंगा, है ना। देखो ये हो गया, उसके बाद में 103 भी रैंक, 103 भी इसकी थी, 102 भी है सीरिया की, और 101 है इराक की। तो आपको नीचे की ये 1 2 तीनों याद रखनी है, ठीक है ना। ये 2 सर ने दे रखी थी, एक मैंने ऐड कर दी इसमें इराक, तो आप 101 वाली भी याद कर लेना, इराक, ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको इसमें कि टोटल जो इसमें रैंकिंग थी ना, जैसे ये बता रखा है कि यहाँ पर 100 कहाँ गया, 195 स्कोर है, ठीक है। तो इसमें कितने टोटल पासपोर्ट लिए गए, टोटल 195 देशों को वीज़ा फ्री कर रहा है, तो 199 पासपोर्टों को शामिल किया गया था इसमें, और 227 यात्रा गंतव्यों को शामिल किया गया था, तो इसको भी आप याद कर लेना। अब मैं आपको थोड़ा सा क्या है, ये तो देखो एग्जाम में ना ज़्यादातर यहीं से प्रश्न बनाएगा, लेकिन उसका मैंड फेरा तो कहाँ से, कि चीन की जो रैंकिंग है ना वो 59 है, ठीक है ना। श्रीलंका की जो है वो 93 है, और पाकिस्तान की 33वीं है, बांग्लादेश की 40 है, और नेपाल की 39। अब देखो याद करने का मैं भी एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे आपको याद करना हो तो देखो, इधर बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश है, इधर नेपाल है, ठीक है ना। तो अभी क्या करना, बांग्लादेश की तो है जो 40 है ना, यहाँ 40 और यहाँ 39। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको याद हो गया, ये 39 40 तो ऐसे याद हो जाएंगे। श्रीलंका जो है नीचे नीचे, ठीक है, तो 93 किसकी है, श्रीलंका की, ठीक है ना। याद हो गया होगा मेरे हिसाब से कि बांग्लादेश की 40 है, और ये जो नेपाल की है 39 में, श्रीलंका की 40 है। ऊपर जो चाइना है, चाइना की कितनी है, 59, ठीक है ना। तो ये देखो मिलते जुलते से ही, ज़्यादातर आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। देखो 4, देखो 3 4 5 तो यहाँ ही है, तो देखो एक सीक्वेंस में याद हो जाएंगे ये, ठीक है ना। और 93 यहाँ, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, तो ऐसे याद कर लेना है इनको, ठीक है ना। ये हो गया पासपोर्ट वाला जो है ना। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इन्होंने 3 चीज़ों का उद्घाटन किया है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, है ना, सारी चीज़ें सर वाली जो में चलते हैं अब हम, कि दूसरा फैक्ट है कि चीन ने हाल ही में विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना, सर वाली मैगजीन में लिखा हुआ है कि खाली ये ट्रेन जो है किस देश ने बनाई है, लेकिन आपको अब ये चीज़ भी याद रख लो कि ये पहली बात तो देखो, ये विश्व की पहली है जो हाई स्पीड ट्रेन है कार्बन फाइबर से चलने वाली, और ये ओनली पैसेंजर है, ठीक है ना। और एक कंपनी है जिसका नाम है किंगदाओ सीफोंग, एक कंपनी है चाइना की, किंगदाओ फियोंग सियोंग सीफोंग सॉरी, ठीक है, इसने इसको बनाया है, ठीक है ना। और ये एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं, क्या बता रहा था, देखो ये पहली बात तो आपको 3 फैक्ट याद करने हैं। पहला फैक्ट तो ये कि ये जो हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है किस देश ने बनाई है, तो चाइना ने बनाई है। दूसरा, ये ओनली पैसेंजर है। तीसरा, किस कंपनी ने बनाई है, तो उसका नाम है किंगदाओ सीफोंग। तीसरा, इसका नाम क्या दिया है, तो देखो इसका नाम है कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट। तो 4 फैक्ट हो गए सीधे सीधे ना, आपको ये चारों फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रूस की और ऑस्ट्रिया की 2 यात्रा की। अब मैं देखो इसमें ना बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ क्या क्या किया था मोदी जी ने वहाँ जा कर के। तो मैं सर वाली मैगजीन को लेता हूँ, फिर आपको मैं इससे भी पढ़ के सुना दूँगा।
देखो सर वाली मैगजीन में ना सारी चीज़ लिखी हुई हैं ज़्यादातर, पर बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। मैं कह सकता हूँ क्रोनोलॉजी की इसमें जो है जो 70% 72% चीज़ें इसमें हैं, बाकी कुछ चीज़ें इसमें नहीं हैं। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हुआ चलूँगा कि सर वाली मैगजीन में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। देखो हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने रूस की और ऑस्ट्रिया की यात्रा की, उसमें क्या क्या किया था वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। कि हाल ही में जो भारत और रूस के मध्य में एक वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है, उसमें भारतीय शिखर सम्मेलन में जो है मोदी जी ने भाग लिया। और ये जो भारत और रूस के मध्य में शिखर सम्मेलन हुआ, ये मॉस्को रूस के अंदर हुआ था। देखो एक फैक्ट तो ये है कि ये किस देश कहाँ हुआ था, दूसरा ये किससे नंबर का है, तो 22वें नंबर का है, ठीक है ना। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि क्या क्या एग्रीमेंट हुए थे वहाँ पे, ठीक है, मैं उससे ही पढ़ के आपको सुना दूंगा। उससे पहले आप एक चीज़ याद रखना कि जो भारतीय प्रधानमंत्री को वहाँ रूस का जो है एक सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, इसका नाम था द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। तो आपको देखो इतना बड़ा याद नहीं करना, बस इसको याद कर लेना, एपोस्टल नाम से है। और ये कहाँ दिया गया था, तो कैम्ब्लिन ए सेंट एंड्रयूज हॉल है वहाँ पर रसिया के अंदर, वहाँ दिया गया था, ठीक है ना। दूसरी बात आपको याद 3-4 बातें याद रखनी है। पहली बात तो क्या कि ये शिखर सम्मेलन में भाग लिया जो मॉस्को रूस के अंदर हुआ था, 22वां था, 2 हो गई। तीसरी बात ये कि उनको जो है एक सर्वोच्च सम्मान दिया गया था जिसका नाम था एपोस्टल। अब कुछ एग्रीमेंट हुए थे वो हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि आर्कटिक क्षेत्र में निवेश को लेकर एक सहयोग हुआ है, ठीक है ना। अंटार्कटिक जो क्षेत्र है उसमें क्षेत्र में निवेश को लेकर सहयोग हुआ। दूसरा है 2030 तक द्विपक्षीय जो व्यापार है, जो हमारा जो व्यापार है उसको कितने लक्ष्य रखा गया है, $100 बिलियन का एक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। दूसरी बात कि ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या हुआ है, एक MOU हुआ है, ठीक है। इनको बस आपको याद नहीं करना है इतना ज़्यादा, बस पढ़ के छोड़ देना। भारत और रूस के सुदूर एवं निवेश क्षेत्रों में सहयोग करेगा, बस इतनी सी बातें हैं। मैं आपको जो मैगजीन है और उसमें पढ़ के बताता हूँ। देखो क्या क्या चीज़ें और हैं। देखो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 से 10 जुलाई 2024 को रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहे थे। अब देखो इसमें याद रखें 3 दिन के लिए गए थे। अभी देखो यहाँ से देखो, अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत और रूस के जो बीच जो आयोजित 22वें शिखर सम्मेलन की, मैंने आपको बता दिया था 22वां शिखर सम्मेलन था जो कहाँ हुआ था, मॉस्को रूस के अंदर। उसमें सम्मेलन मॉस्को पहुँचे, मतलब मॉस्को के अंदर हुआ था। अपने रूस प्रवास के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के व्लादिमीर जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें, देखो ये 22वां शिखर सम्मेलन है, उसकी सहायता की थी, ठीक है ना। आगे आगे दे रखा है कि सम्मेलन में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की, द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि को और तेज करने के लिए 2030 तक $100 बिलियन की, मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं कि देखो ये कुछ एग्रीमेंट हुए थे, उन पर क्या क्या बातें हुई थी। तो इतनी बात ज़्यादा याद करने का कोई मतलब नहीं है, सारी चीज़ें वैसे लिखी हुई हैं, इतना याद नहीं करना। देखो पढ़ने को तो क्या है कि देखो मैं बता देता हूँ एक बार कि 2024 से लेकर 29 तक की जो अवधि के लिए रूस और उसके जो सुदूर पूर्व व्यापार है उसको निवेश क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देंगे, संघीय आर्कटिक क्षेत्रों में सहयोग को लेकर कोई मतलब नहीं है, सारी चीज़ों को छोड़ देना। आगे देखो एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ से कि इन्वेस्ट इंडिया और JSC रूस प्रत्यक्ष निवेश कोष की प्रबंधन कंपनी के बीच संयुक्त निवेश संवर्धन की रूपरेखा के बीच समझौता हुआ है। एक बार पढ़ लेना, कोई मतलब नहीं बाकी है ना। ये बिजनेस रूस को भी समझौता हुआ है, कोई मतलब। देखो ये मैं जो बता रहा था आपको, जो रूस के दौरे पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। इसको जरूर याद रख लेना है ना, ये किस देश का सम्मान है और ये किसको दिया गया है। और देखो जो ये दिया गया था ना भारत और, ये पढ़ो यहाँ से कि भारत और रूस को बढ़ावा देने में भारतीय प्रधानमंत्री के योगदान के लिए रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यह जो पुरस्कार है वो कैम्ब्लिन देश है वहाँ पर, कैम्ब्लिन शहर है वहाँ पर, कैम्ब्लिन के सेंट एंड्रयूज हॉल में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान दिया गया था, ठीक है। इस पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी। 300 वर्षों में पहले शुरू हुए इस पुरस्कार सम्मान होने वाले प्रधानमंत्री भारतीय नेता हैं। देखो ये जो सम्मान दिया गया है इसको पाने वाले भारत के कैसे नेता हैं, पहले नेता हैं, ठीक है ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री कह सकते हैं। अभी जो लिखा हुआ है ना रोसाटॉम मंडप, अब इसमें कुछ नहीं है, ऐसा है कि भारत के अंदर एक वो परियोजना आपको एनर्जी वाले टॉपिक में पढ़ते होंगे, जो एक वो चल रही है कुडनकुलम, ठीक है ना। परमाणु संयंत्र है कुडनकुलम, वहाँ के लिए एक हुआ था कि यहाँ का ये तो पढ़ो यहाँ से कि भारतीय प्रधानमंत्री को परमाणु सिम्फनी भी दिखाई गई। अभी परमाणु सिम्फनी जो रसिया के अंदर एक वो है रिएक्टर बन रहा है स्थायी मॉडल को लेकर, ये BCBV IR 1000 रिएक्टर का एक
स्थायी मॉडल बनाया गया है जो कि है भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये थी कि भारतीय प्रधानमंत्री रसिया गए थे, उसके संबंध में सारी चीज़ें थी। अब जो ऑस्ट्रिया गए थे, अब दोनों चीज़ें देखी थी ना आपने, यहाँ पर देखो वापस बता दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूस की यात्रा की थी और ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। तो देखो रूस की यात्रा के दौरान मैं वापस आपको बताता हूँ, देखिए एक चीज़ इधर है ना। देखिए पहली चीज़ तो हमने ये देखी कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए थे, रसिया गए थे, रूस। वहाँ पर एक शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? शिखर सम्मेलन। उस शिखर सम्मेलन कौन सा था? 22वां था, उसकी सह अध्यक्षता की थी। पहली बात तो ये। दूसरा बात याद रखनी है आपको कि उन्होंने वहाँ जाकर क्या किया था, तो रूस के जो सर्वोच्च सम्मान है इसका नाम है एपोस्टल, तो वो एपोस्टल को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। तीसरी बात याद रखनी है आपको, मैंने दो चीज़ें और बताई थी आपको कि जो इसके जो व्यापार है भारत दोनों देशों के मध्य, उसको $100 बिलियन जो मिलियन डॉलर करना है इसको सम्मान, ठीक है ना, वो याद रखना है आपको एक तो। और एक चीज़ ये थी कि जो आर्कटिक क्षेत्र है उसमें निवेश को लेकर व्यापार को समझौता देना है। और आगे जो रूस के जो सुदूर पूर्व क्षेत्र हैं, सुदूर पूर्व में व्यापार और आर्थिक को लेकर निवेश को बढ़ाना है, एक चीज़ वो थी, ठीक है। तो आपको ये जो मेन चीज़ें हैं वो याद रखनी है आपको, ठीक है ना। अपन आगे देखेंगे कि एक क्या बोलते हैं ऑस्ट्रिया में क्या क्या हुआ था और क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए ऑस्ट्रिया के दौरान जो क्या क्या चीज़ें हुई थी वो बताता हूँ। सर वाली मैगजीन के अंदर है ये सारी चीज़ें हैं ना, तो मैंने क्या है सर वाली मैगजीन में थोड़ी चीज़ें ऐड कर दी हैं, बाकी सब कुछ इधर से उठा के इधर किया। जो वो चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो मैंने लिखी हुई हैं, बाकी देखो सर वाली मैगजीन। एक तो ये बात रखना कि 41 साल के बाद में भारतीय प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर गए थे, ठीक है ना। मैं तुम्हें शुरू से एक बताता हूँ कि 1955 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी सबसे पहले यहाँ पर गए थे, ठीक है। पहली बार यात्रा जो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। उसके बाद में 1971 ये 1971 है, इंदिरा गांधी जी ने जो है ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी, ठीक है ना। आगे देखते क्या बता रहा था मैं कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी पहली बार गए थे। उसके बाद में 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी पहली बार गई थी। 1983 यहाँ तक था मैं कि 1983 के अंदर दूसरी बार भी कौन गई थी? इंदिरा गांधी दूसरी बार। तो एकमात्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो 2 बार ऑस्ट्रिया गई थी। उसके बाद में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले हैं, इनके बाद में पहले हैं 41 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले हैं, ठीक है ना। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन, ठीक है ना। वहाँ के जो चांसलर हैं उसका नाम है कार्ल नेहमर, ठीक है ना। तो आपको कुछ यात्रा नहीं करनी, बस इसके बारे में बस इतनी सी बातें याद रखनी है कि भारतीय प्रधानमंत्री जो यहाँ पर ऑस्ट्रिया यात्रा की है वो 41 साल के बाद पहली बार जो है ऑस्ट्रिया यात्रा की। पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी गए थे और 2 बार इंदिरा गांधी जी गई हैं। सिर्फ इतनी ही बातें हैं। मैं वापस आपको जो मैगजीन है क्रोनोलॉजी उसमें बता देता हूँ, देखो पढ़ के क्या लिखा हुआ है कि अपने 3 दिवसीय विदेशी दौरे में द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 जुलाई 2024 को ऑस्ट्रिया पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बाद में 41 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये पहली यात्रा थी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा थी। 41 साल बाद पहली यात्रा है, देखो है ना। आप इसको ना दो चीज़ें ऐसे पढ़ो कि पहली बार जो गए थे वो जवाहरलाल नेहरू जी गए थे, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू जी गए थे। उसके बाद में इंदिरा गांधी जो है ना 2 बार चली गई थी। एक तो गई थी कब, मैंने आपको बताया था 1971 के अंदर और 83 के अंदर। अब देखो एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको याद कराने के हिसाब से आपकी जो माइंड की जो है ना वो बन जाएगी, आपके माइंड में एक थ्योरी सी उससे याद हो जाएगी। ऑस्ट्रिया की जो यात्रा है वो प्रधानमंत्री ऐसे तो देखा जाए तो कैसे कौन से नंबर के प्रधानमंत्री 1, 2 और 3 नंबर के, ठीक है ना। तो 41 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की 41 वर्ष में है ये ना पहली यात्रा। ऐसा नहीं है कि भारतीय प्रधानमंत्री जो है पहली बार ही गए थे यहाँ पर, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे जो है देखो ये पढ़ के सुनाता पूरा। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष जो है पूरे हो गए राजनीतिक संबंधों को, और जो ऑस्ट्रिया के साथ 75 वर्ष थे वो पूरे हो गए। वर्ष 1999 में देखो पूरा लिखा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू 1955 में वर्ष 1900 पहली ऑस्ट्रिया यात्रा की। उसके बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी 1971 में ऑस्ट्रिया पहुंची। उसके बाद वर्ष 1973 में दूसरी बार ऑस्ट्रिया यात्रा की। उसके बाद में जो भारत के वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो मैंने आपको बता ही दिया, और वहाँ के चांसलर ने जो है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसी साथ देखो ये दोनों पॉइंट जो है ये वाला है कि भारत प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी उन्होंने 2 देशों की यात्रा की हाल ही में, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ब्रिटेन के अंदर हाल ही में जो है इलेक्शंस हुए हैं ना। मैं आपको देखो इसको जो है यहाँ पर बहुत सी इतना बड़ा जो लिखा हुआ है इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ सर्क वाली मैगजीन के अंदर से, ठीक है। बाकी इसके बाद में मैं यहाँ पर भी बता दूँ। हाल ही में ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन हुआ है, ठीक है ना।
वहाँ की जो दो पार्टियाँ, जैसे हमारे यहाँ संसद है और राज्यसभा है, जैसे लोकसभा है, ऐसे ही वहाँ पर है राज्यसभा और लोकसभा संसद के अंदर, ठीक है ना। तो जो वहाँ पर राज्यसभा उसको बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसमें इतने मेंबर्स हैं, ठीक है ना। और जो वो है लोकसभा, उसको बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। अब इस हाउस ऑफ कॉमन्स में दो पार्टी थी, ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी है ना, ऐसी वहाँ पर दो पार्टियाँ हैं, ठीक है ना। और इस पार्टियों में लेबर पार्टी जो है ये पहली बार ये जो लेबर पार्टी है ये इस बार जीती है, ठीक है ना। और लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे, कौन वो प्रधानमंत्री बने, उसका नाम है कीर स्टारमर, ठीक है ना। जो लेबर पार्टी के मेंबर तो कौन है, इसके कीर स्टारमर जो है यूके प्रधानमंत्री। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि 14 साल बाद जो है लेबर पार्टी इसमें जीती है, ठीक है ना। कितने साल बाद? 14 साल बाद इसमें लेबर पार्टी जीती है। तो ब्रिटेन के अंदर हाल ही में, देखो आपको याद नहीं रखना इतनी सारी चीज़ें ना, पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं अपन कुछ चीज़ों को लेकर के, है ना, लेकिन आपको यहाँ पर कोई मतलब नहीं, बस चीज़ सीधी सी बात याद रखना। ब्रिटेन में हाल ही में इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर जो लेबर पार्टी है उस लेबर पार्टी के जो मेंबर हैं, क्या नाम है, कीर स्टारमर, वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है ना। तो याद रखना। और एक कौन से नंबर के प्रधानमंत्री? तो 58वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं और उनका नाम क्या है? कीर स्टारमर। अब देखो दो चीज़ और याद रख लो, देखो है ना, कि जो राचेल रोप्स हैं ये भारत जो पहली महिला वित्त मंत्री बनी है वहाँ ब्रिटेन के अंदर, ठीक है ना। और एंजेला रेनर जो है यूके की नई उप प्रधानमंत्री नामित की गई हैं। देखो इस तक को याद नहीं करना है तो छोड़ दो। तो आप तो याद रखना कि ब्रिटेन के अंदर जो हाल ही में इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर जो है कौन प्रधानमंत्री बने हैं? कीर स्टारमर। मैं आपको देखो सारे याद करा देता हूँ कि नेपाल के अंदर अभी हाल ही में जो है ना इलेक्शन हुए, उसमें कौन जीते हैं? तो चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चौथी बार बने हैं, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें थी ये छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। आपको याद रखना कि नेपाल के अंदर कौन? केपी शर्मा ओली, ठीक है ना। उसके बाद में कौन सी पार्टी से थे ये? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पार्टी से थे, ठीक है। उसके बाद में रवांडा के थे हैं पॉल, अब याद करना कि रवांडा के पॉल कांगमे, ठीक है ना, ये याद रखना। ईरान के कौन है? ये देखो एक क्रोनोलॉजी के अंदर नहीं है शायद, मेरे ख्याल से ये, बाकी मैं आप जो आने वाली क्रोनोलॉजी उसमें होंगे, इस वाली में नहीं है, पर पढ़ लेते हैं इनको कि ईरान के कौन है? तो मसूद पजशकियान, ठीक है ना। ये 9वें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, क्या नाम है इनका? और देखो ये भी रवांडा के प्रेसिडेंट है, देखो दोनों प्रेसिडेंट और दोनों पीएम थे ऊपर, है ना। ये प्रेसिडेंट हैं और दोनों पीएम थे, ये भी प्रेसिडेंट हैं। तो ईरान के हैं मसूद पजशकियान और रवांडा के हैं पॉल कांगमो और नेपाल के हैं केपी शर्मा ओली और ब्रिटेन के कौन है? कीर स्टारमर। कौन से नंबर के हैं? 58 नंबर। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। कौन सी कितने साल बाद? 14 साल बाद। याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से। हम आगे चलते हैं अभी, है ना। तो मैंने आपको ये वाली चीज़ें बता दी। अब देखो कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं ना, वो एग्रीमेंट बता देता हूँ, फिर उसके बाद में ज़्यादातर चीज़ें नहीं है इसके अंदर, बस ये ख़त्म होने वाला है कि जैविक उत्पादों को लेकर भारत और ताइवान के मध्य में क्या हुआ है? एक एग्रीमेंट हुआ है। बस इतनी सी ही बात याद रखना कि आपको इसमें क्या हुआ है, जैविक उत्पादों को लेकर भारत और जो ताइवान है उसके मध्य में जैविक उत्पादों को लेकर क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है। बस इतनी सी बात है और उसमें जो चीज़ें लिखी हैं कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद में है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, सबसे जो महंगा शहर है, ठीक है, उनकी एक रैंकिंग जारी की गई है। तो मैं आपको इसको जो इतना लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें भी बता दूंगा। बाकी मैंने ये सारी चीज़ें उस वाली मैगजीन में ऐड कर दी हैं, सारी अच्छी चीज़ें, तो मैं आपको उससे भी बता देता हूँ और इससे भी बता दूंगा। देखो यहीं से देख लीजिए आप, उससे बाद में बता दूंगा कि इसमें जो शीर्षक लिया गया है ना कॉस्ट ऑफ लिविंग का, ये जीवन यापन लागत वाले शहरों की रैंकिंग है, ठीक है, कोई मतलब नहीं। आपको याद करना है कहाँ से है कि इसको जारी करता जो है ना उसको नाम मेसर्स, इसको कौन जारी करता है? मेसर्स, ठीक है। इसमें सबसे जो ऊपर स्थान आया वो हांगकांग का है। तो पहला स्थान इसको जारी करने वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग जो सिटी रैंकिंग है 2024, कौन जारी करता है? मेसर्स। दूसरी बात इसमें कितने शहरों की रैंकिंग ली गई है, टोटल कितने शहर हैं? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 226 शहर हैं टोटल। इन 226 जो शहर हैं ना, इनमें सबसे पहला है हांगकांग और दूसरा है सिंगापुर, ठीक है ना। अपने को तो जो 1 और 2 याद हो जाए वो ठीक है। अब तीसरा भी याद करना है तो ज्यूरिख है, और ज्यूरिख का एक शहर है जो किस देश का है? स्विट्ज़रलैंड का, ठीक है ना। तो तीनों याद होने चाहिए। पहली बात तो सबसे ऊपर हांगकांग, दूसरा सिंगापुर, एक है ज्यूरिख जो किसका है? स्विट्ज़रलैंड का। तो तीनों ये तो जो वर्ल्ड के हो गए, है ना। अपने को भारत के संदर्भ में याद करना है तो भारत के सबसे जो महंगे शहर हैं उनमें सबसे ऊपर रैंकिंग है मुंबई की, ठीक है। उसके बाद में है दिल्ली की और फिर है चेन्नई की। देखो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है ना। आप ऐसा नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे पहले ऊपर मुंबई है। पहले जो पहले नंबर पर होता था दिल्ली था, लेकिन अब सेकंड नंबर पर हो गया। तीसरे पे जो है चेन्नई है और चौथे स्थान पर बेंगलुरु है और 5वें स्थान पर हैदराबाद है, ठीक है। मैं इसको सारी चीज़ें बता देता हूँ एक बार, है ना। देखो शुरू से देखिए, पहले स्थान पर मैं यहाँ बता देता हूँ आपको एक बार, है ना। देखो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो रैंकिंग जारी की गई है 2024 की, इसमें देखा जाए कौन जारी करता है ना, तो नाम मेसर्स, ठीक है, नहीं मेसर्स जारी करता है। इसमें सबसे ऊपर देखा जाए तो हांगकांग,
दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? सिंगापुर। तीसरे नंबर पर ज्यूरिख, जो किस देश का है? स्विट्ज़रलैंड का। ठीक है, अब देखा जाए भारत के संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में। ठीक है, इंडिया के संदर्भ में सबसे ऊपर आ जाएगा अभी एक बार मुंबई। पहले कौन था? दिल्ली था। अभी कौन है? सेकंड नंबर पर दिल्ली। और तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा आपका? चेन्नई। ठीक है ना, ये तो ये हो गए सारे के सारे। लेकिन आपको ये याद रखना है इसकी रैंकिंग कौन सी है। तो 136 रैंकिंग इसकी है, 165 रैंकिंग इसकी है, और 189 इसकी है। अब मैं 2 शहर आपको एक्स्ट्रा बताए थे, चौथा और पाँचवा। तो चौथे नंबर पर कौन बताया था मैंने आपको? बेंगलुरु। ठीक है ना, और जो 5वें नंबर पर मैंने आपको बताया था वो बताया था हैदराबाद। ठीक है, अब इनकी रैंकिंग, इसकी तो 202 रैंकिंग है, और जो बेंगलुरु है इसकी 195 रैंकिंग है। तो देखो आपको ये सारी चीज़ें ना याद करनी है। ये तो देखो सबसे ऊपर वर्ल्ड के हिसाब से हो गए, ये इंडिया के हिसाब से। अब अपन सबसे नीचे वाले पढ़ते हैं। ठीक है ना, जो सबसे नीचे हैं, तो देखो सबसे जो नीचे हैं ना, उनमें सबसे लास्ट में आता है 226वीं रैंकिंग के साथ में। देखो मैंने आपको बताया था इसमें टोटल कितने शहरों की ली गई है? 226 शहरों को इसमें काउंट किया गया है। उसमें सबसे 226 जो सबसे लास्ट रैंक है ना, उसका नाम है अंबुजा। और अंबुजा तुम्हें आगे अपन दिसंबर वाली करंट के अंदर पढ़ेंगे। अंबुजा शहर की चाबियां दी गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो वो अपना आगे देखेंगे नवंबर वाली करंट में। तो ये नाइजीरिया, इस देश कहाँ है ये अंबुजा? नाइजीरिया के अंदर है। तो आपको नाइजीरिया याद रखना है। ठीक है, सबसे लास्ट रैंकिंग इसकी है अंबुजा की है, और इसकी रैंकिंग में हिसाब से याद रखना 226 भी है, और 225 भी किसकी है? लाओस की, सॉरी लाओस। ये भी कहाँ है? नाइजीरिया के अंदर। और 224 हो गई, सॉरी 225 है, सॉरी 225, और जो 224 है ना वो किसकी है? इस्लामाबाद की। ठीक है ना, और ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। देखो सारी चीज़ें ना सर वाली मैगजीन के अंदर लिखी हैं, लेकिन जो सर वाली मैगजीन के अलावा वो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस साल छोड़ो क्या बात करनी। ठीक है ना, तो आप याद रखना है सारी चीज़ों को। बाकी देखो भाई, मैं ऐसा नहीं मेरे को ये कुछ आता है बहुत ज़्यादा, मैं ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो ये क्रोनोलॉजी है उसकी सारी चीज़ें बता रहा हूँ बस, है ना। और सर वाली मैगजीन है उसको कंपाइल करके आपको सारी चीज़ें याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये जो सर वाली मैगजीन है उसी का ही है सब कुछ, है ना। और जो ये वाली मैगजीन है क्रोनोलॉजी, इसका यही है ना, मेरा कुछ नहीं है भाई इसमें। मैं बस खाली चीज़ों को, जो ये चीज़ें लेंदी लिखी हुई हैं, उनको आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अब आगे एक चीज़ और है। ये सारी चीज़ें तो हो गई कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर। अब आप सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें जो इसमें लिखी हुई थी ना, मैंने एक भी चीज़ आपको इसमें ऐसी नहीं है जो छोड़ दी हो। सारी चीज़ें बता दी है नीचे से, जो भी था वो सारी चीज़ें बता दी। आपको एक चीज़ और याद रखनी हो तो सारी चीज़ें अभी याद भी कर सकते हो 10 से 7 तक। पर भाई कोई भरोसा नहीं है, आ जाए नहीं आए तो इसके मतलब है इतनी सारी, ना तो फैक्ट याद होते हैं और ना ही कोई मतलब नहीं है। तो इसके साथ आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि देखो भारत की जो रैंकिंग है उसमें मुंबई है सबसे पहले, फिर दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, यहाँ लिखे हुए हैं पाँचों पाँच, है ना। अभी दूसरा है कि भारत और जापान के मध्य में, सॉरी भारत नहीं, जापान और फिलिस्तीन के मध्य में एक एग्रीमेंट हुआ है ना, डिफेंस को लेकर एग्रीमेंट हुआ है। और जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट का नाम याद रखना है आपको। तो उसका नाम है रेसिप्रोकल एसेसेस एग्रीमेंट। ये RRA रेसिप्रोकल एसेसेस एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट हुआ है। ये कैसा, इस किस चीज़ को लेकर है तो वो मैं आपको बताता हूँ कि हम जो है ये दोनों देश जो क्या करेंगे, अपनी जो भूमि है, जो अपनी इनकी जो भूमि है उसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं आपस में। जो जैसे कि ऐसा होगा, जैसे कि कोई देश का आक्रमण हुआ तो ऐसा हुआ, जो दोनों देश क्या कर लेंगे आपस में अपनी भूमियों का, जैसे कि इनको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जापान वालों को ज़रूरत पड़ेगी तो ये फ़िलिस्तीन वाली जो भूमि है उसका यूज कर सकते हैं किसी रक्षा के समझौते के लिए। तो इसका नाम ही यही है। देखो रक्षा मध्य में रक्षा को लेकर समझौता हुआ है, तो दोनों देश अपनी भूमियों का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और इस एग्रीमेंट का याद रखना है रेसिप्रोकल एसेसेस एग्रीमेंट याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और अमेरिका के मध्य में कुछ सांस्कृतिक जो संपत्तियाँ हैं उनको लेकर MOU हुआ है। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि ये जो एग्रीमेंट है वो भारत और अमेरिका के मध्य में कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, तो सांस्कृतिक संपत्ति से समझौता हुआ है। इसमें ऐसा है कि जो विश्व धरोहर की हाल ही में जो 46वीं एक बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। ठीक है ना, कौन सी बैठक की, जो विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक जो दिल्ली में हुई थी, उसमें ऐसा हुआ था कि जो ये समझौता हुआ है ना, ये वाला, ये यहाँ पे हुआ था इस 46वीं बैठक के अंदर दिल्ली के अंदर। इसमें ऐसा है कि जो अमेरिका के अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं इंडिया की, है ना, उनको सांस्कृतिक जो संपत्ति है उसको जो अमेरिका है वो लौटाएगी। ठीक है ना, बस इतनी सी बात याद करना। एक चीज़ यहाँ देख लेना, जो न्यूज़ फैक्ट में लिखा हुआ है कि जो 22-23 जून 2023 को अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका ने भारत को ये 262 पुरातत्व जो अवशेष है ये लौटाए। तो देखो 262 तो यहाँ लौटा दिए इन्होंने।
1976 के दौरान इतने लौट आए थे और 2014 में इतने लौट आए थे। इनको काउंट कर लेना, ये सारी चीज़ें जो है ना, इन कितने लौटा दिए अब तक। तो आपको तो बस ये याद रखना है कि हाल ही में जो एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना, वो जो किस बैठक के दौरान, तो वो 46वीं बैठक थी विश्व धरोहर समिति की, जो नई दिल्ली के अंदर हुई थी, उसमें ये एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये एडपैक, ठीक है ना, ये एशियन डिजास्टर प्रेस्पेंडिस सेंटर है ना, ये भारत ने संभाली एडीपीसी की अध्यक्षता। ये एपीडीसी क्या है, देखो मैं समझा देता हूँ आपको कि ऐसा है इसके दौरान कि भारत ने चीन से एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एपीडीसी, देखो इसमें है क्या वो तो छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, पर मैं सारी चीज़ें जो इसमें लिखी हुई हैं वो बता देता हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में आपको, है ना। कि हाँ, पहले जो इसकी अपेडा मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिए आप, ये देखिए इधर है ना, ये है एडीपीसी अडेपेक, पता नहीं क्या ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आप तो याद रखना है जिसकी अध्यक्षता किसने संभाली है हाल ही में, भारत ने संभाली है इसकी अध्यक्षता। ठीक है, पहले किसके पास थी, तो पहले चीन के पास इसकी अध्यक्षता थी। ठीक है ना, तो आपको वापस से आप एक चीज़ याद रखना कि इसको पहले किसके पास थी इसकी अध्यक्षता, पहले थी चीन के पास, अब किसके पास है, इंडिया के पास है। ठीक है ना, दो चीज़ और याद रख लेना इसके अंदर में कि ये जो बैठक थी जिसमें भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली, ये बैठक हुई कहाँ थी। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ ध्यान रखना कि ये जो पहली बात तो ये जो अभी पहले जो चीन के पास इसकी अध्यक्षता थी, अब किसके पास आई, इंडिया के पास। तो ये जो इंडिया के पास आई, ये कहाँ हुई, तो एडेपेक की जो ये बैठक हुई थी, ये कहाँ हुई थी, 5वीं जो बैठक है इसको, मतलब सॉरी याद रखना ऐसे नहीं, ये जो एपेडेक ये कहाँ हुई थी, इसकी 5वीं बोर्ड ऑफ हिस्ट्री बैठक, इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने अभी हाल ही में की है। ठीक है ना, तो इसकी जो बैठक है हाल ही में कहाँ हुई थी, दिल्ली के अंदर जो ये बैठक हुई थी, हाल ही में अध्यक्षता संभाली इन्होंने। ठीक है ना, वहाँ पर इसको अध्यक्षता संभाली इन्होंने। और एक बात याद रखना कि भारत ने जो एपेडेक की जो 5वीं बैठक है ना, ये बोर्ड ऑफ क्या बोलते हैं इसको, बोर्ड ऑफ हिस्ट्री ट्रीटी बैठक की अध्यक्षता भी इन्होंने भारत ने हाल ही में की है। ठीक है, और आयोजित भारत ने संभाली बैंकॉक, सॉरी मैं दिल्ली बोल दिया था, ये जो बैठक है ये बैंकॉक में हुई थी। ठीक है ना, बैंकॉक में इसकी जो 5वीं बैठक हुई थी। ठीक है, उस बैठक के दौरान ही इन्होंने भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली। पहले चीन के पास, देखो वापस बता देता हूँ एक बार, है ना, जो गलती हो गई थी थोड़ी सी, कि ये जो एडपैक है इसकी अध्यक्षता हाल ही में किसने संभाली है, भारत ने। पहले किसके पास थी, चीन के पास थी। अभी जो संभाली है ना, तो ये 5वीं जो बैंकॉक की हुई थी ना, बैंकॉक में बैठक हुई थी इसकी 5वीं, उसमें भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली। बस इतनी सी याद रखना। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इसको जिसकी क्या बोलते हैं इसकी जो स्थापना हुई थी ना, वो 1986 के अंदर हुई थी। ठीक है ना, इसके जो है 5 तो सदस्य अपने बड़े पड़ोसी देश हैं बस। टोटल इसमें कितने कंट्री हैं, 5 और 3 ये 6 9 हैं शायद मेरे हिसाब से। इसमें टोटल कितने हैं, 8 पड़ोसी देश हैं, 8 पड़ोसी देश हैं इसके। ठीक है ना, तो 8 तो इसके कौन से, इसकी कंट्री कितनी है, टोटल इसमें 8 हैं। अब कौन कौन से छोड़ देना, बस इतना याद करना। 1986 के अंदर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ वन लाइनर हैं, देखो इसमें है ना लिखे हुए हैं, क्रोनोलॉजी के अंदर वन लाइनर लिखे हुए हैं, उनको एक बार देख लीजिए। पहला तो है कि अमेरिकी अरबपति, हाँ मैं ही बता देता हूँ शुरू पढ़ के, कि एलोन मस्क जो है ना, उनकी 2 कंपनियाँ हैं, एक का नाम है स्पेस एक्स, ठीक है, दूसरा है एक्स जो उसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है एक्स। इन दोनों का मुख्यालय इन्होंने चेंज किया है कैलिफोर्निया से। कहाँ किया है, टेक्सास प्रांत के अंदर। तो एलोन मस्क की 2 कंपनियां हैं जिनका नाम है, एक तो नाम है स्पेस एक्स, दूसरा है एक्स। इन दोनों को कहाँ ट्रांसफ़र किया, इनके मुख्यालय को टेक्सास में। ठीक है ना, हाल ही में जो लिख रहा है फिलिस्तीन शरणार्थी, इसको कोई मतलब नहीं है दुनिया की, हाँ इसको याद करना है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड जो इलेक्ट्रिक जो अम्बा का परीक्षण अभियान जो कहाँ शुरू किया गया है, दुबई के अंदर, है ना। देश के पहले, जिसका नाम है जालसाजी से निपटने के लिए 3D होलोग्राम तकनीक से युक्त बैंक नोट, एक नोट है, वो किसने जारी किया गया है, जापान ने। ठीक है, इजराइल संसद में कोई इसका कोई मतलब छोड़ देना है इसको। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल वाली चीज़ें थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। ठीक है ना, बाकी इसके अलावा जो सरवाली मैगजीन में लिखा हुआ है वो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें, एक मिनट रुकिए आप। देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है सरवाली मैगजीन के अंदर कि संघाई सहयोग संगठन SCO का हाल ही में शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है ना, वो हाल ही में कहाँ हुआ है, तो वो आस्ताना कजाकिस्तान के अंदर हुआ है, और ये कौन से नंबर का था, 24 नंबर का था। ठीक है ना, दूसरा फैक्ट है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो CSE है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ये क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। ठीक है ना, इसका इसमें ऐसा है कि बस उतनी से याद रख लेना कि इसका जो हाल ही में जो सदस्य देश है ना,
ठीक है ना। इसकी जो अध्यक्षता की है वो किसने की है, तो संस्थापक सदस्य, इसको कोई मतलब नहीं है, आप इतना याद रखना कि हाल ही में इसकी जो अध्यक्षता की है ना वो 8वीं वर्चुअल बैठक के दौरान मॉरिशस ने की है। तो इसकी अध्यक्षता किस देश ने संभाली हाल ही में, मॉरिशस ने। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, आप बोलें कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने संभाली है, मॉरिशस ने। ठीक है, पहले किसके पास थी 2024 में, मॉरिशस। हाल ही में मॉरिशस की अध्यक्षता में 8वीं वर्चुअल बैठक का आयोजित की गई, मॉरिशस की अध्यक्षता 2024 में। ठीक है ना। दो ये पूर्ण सदस्य देश में शामिल हुआ है बांग्लादेश। ठीक है ना, इसमें सदस्य देश कौन शामिल हुआ है, बांग्लादेश शामिल हुआ है। तो कोलंबो जो सुरक्षा सम्मेलन है ये, ठीक है ना, 2024 में इसका जो सदस्य पूर्ण सदस्य देश के रूप में कौन सा, बांग्लादेश शामिल हुआ है। और किसकी अध्यक्षता में इसकी वर्चुअल बैठक आयोजित की, मॉरिशस की अध्यक्षता में। और ये जो बिम्स्टेक का जो है ना, बिम्स्टेक का जो सम्मेलन हुआ था हाल ही में विदेश मंत्रियों का, ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था। बाकी देखो एक क्वाड वाला जो है इसको तो मत याद रखो क्योंकि आगे आ जाएगा ये तो, है ना। और ये जो एग्रीमेंट हुए थे वो सारी चीज़ तो अपन देख ली, फिलिस्तीन के मध्य देख लिया था, ताइवान को और जापान के मध्य देख लिया था। एक ये है भारत और मलेशिया को लेकर, है ना। तो खाद्य तेल के हेतु भारत और मलेशिया को लेकर हुआ है। ठीक है ना। बाकी जी देखो पैडा मैंने आपको बता ही दिया था अभी, है ना। उसके बाद में है ये सारी चीज़ें बता दी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में। और इधर क्या है, हाँ इसको याद रख लेना कि ईयू की जो हाल ही में जो यूरोपियन यूनियन है, उस यूरोपियन यूनियन के अंदर जो यूरोपियन, इसको ना 7 इसके अंग होते हैं अलग अलग, है ना। वो आप IR में जो RS के अंदर पढ़ते हैं वो छोड़ दो, इसको मतलब आपको याद रखना है कि यूरोपियन परिषद जो है उसमें एक हाल ही में उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, वो उसका नाम है एंटोनियो कोस्टा। ठीक है ना। जो यूरोपियन परिषद है, यूरोपियन यूनियन है, उस यूरोपियन यूनियन का एक भाग है जिसका नाम है यूरोपियन परिषद। ठीक है। उस यूरोपियन परिषद के अंदर जो उसके अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम क्या है, एंटोनियो कोस्टा। ठीक है। और यूरोपियन जो आयोग है, उस यूरोपियन आयोग का जो अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, उस यूरोपियन आयोग की जो अध्यक्ष है उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। इनका कार्यकाल 5 साल तक चुना जाएगा। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखें, दोनों इंपॉर्टेंट बातें। अब ये जो युद्धाभ्यास है ना, इनको हम एक साथ एक जगह कंपाइल लेकर पढ़ लेंगे बाद में, ना। तो आपको वैसे पढ़ना है तो पढ़ लें कि एक पिच ब्लेड जो है ना, ये बहुराष्ट्रीय जो होती है ना, बहुत देशों के साथ, कई देशों के साथ होता है ये। तो पिच ब्लेड जो 2024 है ये 20 देशों को शामिल हुए थे। और ये सबसे बड़ा पिच ब्लैक अभ्यास होता है वायुसेना का है। देखो यार, पिच ब्लैक समझौता क्या, पिच ब्लैक जो अभ्यास है ये वायुसेना का है और ये 20 देशों में शामिल होते हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा था। ठीक है। और 2 देशों से बड़ा ये देख लेते हैं कि नेमेटिक एलिफेंट, आपको याद रखना नेमेटिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के मध्य में हुआ है। ठीक है ना। नेमेटिक एलिफेंट किसके देशों के मध्य, भारत और मंगोलिया। स्थान याद रखना मेघालय में हुआ था। ठीक है ना। मैत्री तो भारत और थाईलैंड के मध्य में क्या हुआ है, एक द्विपक्षीय अभ्यास हुआ था। ठीक है ना। ये सैन्य अभ्यास थे दोनों याद रखना कि ये जो था ये 16वां संस्करण था और इसका 13वां संस्करण था। ठीक है भाई, सब कुछ ही पढ़ना, कोई भरोसा नहीं कहाँ से प्रश्न आ जाए और कैसा आ जाए। इधर से तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। ठीक है ना। बस एक बार याद रखना, इसमें लिखा हुआ है 2nd पॉइंट पर, दुनिया की पहली AI ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो विजेता है उसका नाम है किंजा लेली। ठीक है ना, उसको याद रखना। रोशनी नाडर, ये इसको छोड़ दो। उसके बाद में ये 3 और 4 चीज़ें मैंने आपको इसमें क्रोनोलॉजी के अंदर पढ़ी ली थी। एक चीज़ नहीं पढ़ी थी, ये रोशनी नाडर वाली। तो इनको जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। इसको याद रखना, ही बहुत बड़ा है, सम्मान ही बहुत बड़ा है। इसका नाम है सेबिलियन डी ला लिनीज ऑफ ऑनर, याद कर लेना भाई, देखा ना बहुत बड़ा सम्मान है, मेरे को भी बुलाओ नहीं आ रहा। तो इसको याद रखना, रोशनी नाडर को जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है उसका नाम है लीजन डी होनूर। बस इतना से याद रख लेना आप, तो है ना। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी थी, है ना भाई। देखो ये था इंटरनेशनल बड़ा, मुझे नहीं लगता कि अब देखो इससे बाहर जाएगा ना तो भाई आपसे नहीं होगा तो वो किसी से नहीं होगा फिर तो। ठीक है ना। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो नेशनल वाला करंट पढ़ेंगे, तो राजस्थान वाला फिर पढ़ेंगे, और स्पोर्ट एंड जो पुरस्कार हैं उसको एक, मतलब हम 3 वीडियो पढ़ेंगे। और शायद एक 2-3 घंटे के अंदर सारी चीज़ें हैं, इसको 3 घंटे के अंदर है, 3.5-4 घंटे के अंदर एक मैगजीन कंप्लीट करेंगे। तो आपको मैं सारी चीज़ें, देखो क्रोनोलॉजी के अंदर थी वो सारी चीज़ बता दी। और जो सर वाली मैगजीन है ना, विकास सर वाली जो मैगजीन है उसमें जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, है ना। तो दोनों कंपैरिजन लेकर मैं आपको बता दूंगा। आप जो चीज़ें अलग थी आपको, क्योंकि मुझे पता है आपके पास कौन सी मैगजीन है ना, आपके पास ये वाली मैगजीन है ना सर वाली, तो इसमें ऐड ऑन कर लो और इसी को वापस पढ़ो बार बार, क्योंकि आपने ये पढ़ रखी है, इसी को वापस पढ़ो और ऐड ऑन कर लो, क्योंकि इसमें जो है ना सब कुछ मैंने पढ़ लिया और मैंने आपको इसमें बता दिया। ठीक है भाई, तो अपन अगली वीडियो में मिलेंगे नेशनल के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।